मैंने उससे कहा कि तुम्हें ये जगह देखकर लगता है कि इस जगह पर रात 2-2:30 बजे कोई इंसान आएगा? और अगर आएगा भी तो क्यों आएगा? जिस रास्ते से हम जा रहे हैं इस पर कोई आबादी भी नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद मैं गलत रास्ते पर मुड़ गया हूँ, क्योंकि इतनी दूर रेस्ट हाउस नहीं हो सकता। खैर, हमें इस रास्ते पर तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान नहीं था। और जितनी ज़्यादा वो सड़क खराब थी, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई टूरिस्ट इस तरफ आएगा और इस तरफ जाएगा। मैंने 15 से 20 मिनट तक वहाँ पर इंतज़ार किया कि शायद कोई आ जाए, लेकिन जब कोई ना आया तो मुझे मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। अभी मैंने स्पेयर टायर ज़मीन पर नीचे रखा ही था कि मेरे पीछे दरख्त पर से परिंदे इस तरह उड़े कि जैसे अक्सर जंगल या दरख्तों में अगर कोई अपनी गन से फायर करे तो एकदम से जैसे दरख्त से परिंदे उड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही उड़े। लेकिन फर्क बस ये था कि ना तो वहां पर कोई गन थी और ना ही किसी ने फायर किया था। फिर ये परिंदे किस चीज से डरते उड़े थे? मैं भी इसी सोच में गुम था कि वो रोने की आवाज जो भी थोड़ी देर पहले ही आ रही थी और उसके बाद चुप हो गई थी, अब एक बार फिर से दोबारा आने लगी। वो एक ऐसी जगह से आ रही थी कि मैं ये तयन भी नहीं कर पा रहा था कि आया वो मेरे सामने से आ रही है या मेरे पीछे से। इस आवाज के दोबारा से शुरू होने के बाद मैं डर के मारे दोबारा जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ गया। मुझे इस तरह से घबराया हुआ देखकर और उस रोने की आवाज के दोबारा आने की वजह से मेरे बीवी और बच्चे दोनों मजीद खौफजदा हो। मैं इतना बड़ा आदमी होते हुए डर रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त उनकी क्या हालत होगी। जब उनको हिम्मत देने वाला खुद ही इतना डरा हुआ था तो उनकी क्या हालत होगी। खैर, अभी अपनी गाड़ी में घबराए हुए बैठे रहे। कुछ देर अंदर बैठने के बाद जब वो रोने की आवाज आना बंद हो गई और परिंदे भी आराम से अपने अपने घोंसलों में बैठ गए, क्योंकि पहले उनका इतना शोर बढ़ गया था कि जैसे उन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसकी वजह से वो डर का शिकार हो गए और इतना शोर मचा रहे थे। लगता था कि जैसे उनको अपनी मौत सामने नजर आ रही है। हालात ठीक हो गए और जब नॉर्मल होने लगा तो मैंने सोचा कि जल्दी से टायर चेंज कर लेता हूँ। टायर चेंज करने के बाद यहाँ से निकलते हैं। अब मैं खौफजदा हालत में गाड़ी से उतरा और जल्दी जल्दी से टायर चेंज करने लगा। जब टायर चेंज कर लिया तो आकर अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर ली। अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं आगे बढ़ता और उस रेस्ट हाउस को ढूंढता या फिर वापस चले जाता। और दोनों तरफ मुश्किलात ये थी कि अगर वापस जाता तो फिर आधे पौने घंटे का रास्ता था और सड़क पर जाकर करता क्या, कहीं तो हमें रात स्टे करना ही था। और अगर आगे रेस्ट हाउस की तरफ जाता और अगर रेस्ट हाउस ना मिलता तब भी मुसीबत थी। जो मैंने अपनी बीवी से इस बारे में मशवरा किया तो उसने कहा कि थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर कोई रेस्ट हाउस नजर आया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वापस हाईवे पर चलते हैं और गाड़ी में ही सो जाएंगे। लेकिन मामला सिर्फ रेस्ट हाउस या आराम करने का नहीं था, क्योंकि बच्चों ने वॉशरूम वगैरह भी जाना था। अब मुझे मजबूरन अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। मैंने गाड़ी साइड पर लगाई और उनसे कहा कि साइड पर जाकर जल्दी से टॉयलेट कर लो। लेकिन दोनों बच्चे अकेले जाते हुए डर रहे थे, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ा। थोड़ा दूर जाकर वो अपने काम में मसरूफ हो गए और मैं इधर उधर देखकर जायजा लेने लगा कि शायद कोई इंसान या कोई घर नजर आ जाए। अभी मैं इधर उधर देखकर जायजा ले ही रहा था कि अचानक से मुझे अपने दोनों बच्चों की चीखें मारने की आवाज सुनाई दी। उस वक्त वो मुझसे सिर्फ 15 या 20 कदम दूर थे, और जब मैंने मुड़कर उनकी तरफ देखा तो वो दोनों भागते हुए मेरी तरफ आ रहे थे और चिल्लाते जा रहे थे कि अब्बू जल्दी से गाड़ी में चलो, अब्बू जल्दी से गाड़ी में चलो। उनको इस तरह भागता और डरा हुआ देखकर मैं भी उनके साथ भागने लगा, और हम लोग जब गाड़ी में जाकर बैठे तो दोनों की शक्लों से साफ जाहिर हो रहा था कि दोनों बहुत घबराए हुए हैं।
मैंने उन दोनों से बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। बस उसी तरफ इशारा किए जा रहे थे जहाँ से अभी हम लोग भाग कर गाड़ी में आकर बैठे थे। तो मेरी बीवी ने उनको तसल्ली देकर पूछा तो दोनों ने बताया कि उन्होंने किसी को वहां पर बैठे हुए देखा था। मेरी बीवी ने उन दोनों से कहा कि तुम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करो और मुझे तफसील से बताओ। हो सकता है कि जिसको तुमने देखा था वो यहाँ कोई लोकल बंदा हो, और हो सकता है कि वो हमारी कोई मदद करे। लेकिन दोनों बच्चे अभी भी खौफज़दा निगाहों से उसी तरफ देख रहे थे। दोनों बच्चों ने हमें बताया कि पहले वो भी समझे कि शायद वो यहाँ का कोई लोकल होगा, तो हम लोग उससे आवाज़ देने लगे ताकि हमारी कोई मदद करे या फिर हमें रास्ता ही बता दे। लेकिन उनके कहने के मुताबिक जब उस आदमी ने हमारी तरफ देखा तो उसकी आंखों वाली जगह पर आंखें ही नहीं थी, बल्कि अंदर खाली गड्ढे नजर आ रहे थे जिनमें बस अंधेरा ही अंधेरा था। बस यही देखकर वो बच्चे वहां से भागे थे। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उन बच्चों ने वहां पर कुछ देखा था या वो बस उनका वहम था, लेकिन दोनों बच्चों का एक साथ वहम कैसे हो सकता था। खैर, मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी और अब चारों तरफ देख लिया। हम काफी आगे आ चुके थे, लेकिन अब तक हमें कोई रेस्ट हाउस नजर नहीं आया। जब थोड़ी दूर जाकर भी रेस्ट हाउस न मिला तो मेरी बीवी ने कहा वापस चलो, हाईवे पर चलते हैं। मैंने गाड़ी रोकी और मोड़ने लगा। मैं भी गाड़ी को वहां से मोड़ने ही लगा था कि अचानक से हमें सामने से एक औरत आती हुई दिखाई दी। वो एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान लग रही थी और हमारी गाड़ी की तरफ आ रही थी। वो जैसे ही हमारी गाड़ी के पास आई तो मैंने शीशा नीचे किया और उस औरत से पूछा कि बहन, अगर आप हमारी मदद कर दें और हमें बता दें कि यहाँ पर रेस्ट हाउस कहाँ है तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन वो औरत कुछ न बोली और पीछे की तरफ इशारा करने लगी। मुझे लगा कि शायद पीछे से उसका शौहर आ रहा है। जब हम चारों ने मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने वापस उस औरत की तरफ मुड़कर देखा जो अब तक वहां पर खड़ी थी, वो एकदम से गायब हो गई थी और अब वहां पर कोई भी नहीं था। हम लोगों ने सिर्फ पीछे देखकर ही वापस देखा था कि इतनी देर में वो औरत गायब हो चुकी थी। लेकिन अब रोने की आवाज एक बार फिर से आने लगी। हम सब इतना डरे हुए थे कि मैं अपनी हालत बयान नहीं कर सकता। मैं उस टूटी फूटी सड़क पर गाड़ी को फुल स्पीड से भगाने लगा। दोनों बच्चे पीछे बैठकर रो रहे थे। मेरी बीवी की भी बहुत बुरी हालत थी, लेकिन उन सबसे ज्यादा बुरी हालत मेरी थी, क्योंकि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये सफर हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि मुझे शुरू से ही मेरी सिक्स सेंस बार बार इशारा दे रही थी। अब मुझे लग रहा था कि हम जन्नत के जंगल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। वो चीज़ें जो वहाँ पर मौजूद थी वो हमें डरा रही थी और मुझे डर ये लग रहा था कि कहीं वो हमें कोई नुकसान न पहुँचा दे। अभी मैं डर और खौफ के मारे गाड़ी को फुल स्पीड से भगाता ही जा रहा था कि अचानक से एक पत्थर आया और मेरी गाड़ी के फ्रंट वाले शीशे पर जा लगा। मेरी गाड़ी का फ्रंट शीशा क्रैक हो गया था और मुझे आगे की तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक पत्थर से जाकर टकरा गई। मेरा सर स्टीयरिंग पर जा लगा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरी बीवी और बच्चों को भी काफी चोट आई थी। हम लोगों की आंख तब खुली जब वहां के लोकल लोग हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों ने हमें गाड़ी से बाहर निकाला और पानी वगैरह पिलाया। तो मेरे होश बेहाल हुए तो मैंने बीवी और बच्चों से पूछा कि तुम लोग ठीक तो हो ना। मुझे उस वक्त पता चला कि वो भी मेरे साथ साथ बेहोश हो गए थे। जब मेरी नजर अपनी गाड़ी पर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी गाड़ी जिस पत्थर से जाकर टकराई थी, अगर वो पत्थर वहां पर न होता तो हमारी गाड़ी खाई में जा सकती। वो एक अकेला ही पत्थर था जो वहां पर पड़ा हुआ था।
वरना आगे पीछे कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो हमारी गाड़ी को रोक सकती थी। लेकिन अल्लाह ने हमें बचाना था, इसलिए गाड़ी सीधे जाकर उस पत्थर से टकराई थी। मैंने शुक्र का सजदा कर अल्लाह पाक को शुक्र अदा किया। मैंने वहाँ के लोगों से उस रास्ते के बारे में पूछा कि कौन सा रास्ता है और वो रेस्ट हाउस कहाँ पर है। तो ये बात सुनकर उन लोगों ने बताया कि वो तो पिछला मोड़ था जो आप मिस कर आए, और ये रास्ता कब्रिस्तान जाने का रास्ता है। हम यहाँ मैयत लेकर आए थे तो आपकी गाड़ी देखी, वरना तो यहाँ पर कोई भी नहीं आता। उन लोगों की मदद से हम वर्कशॉप पहुँचे, गाड़ी का शीशा चेंज करवाया और गाड़ी जो डैमेज हुई थी उसको थोड़ा बहुत ठीक करवाया ताकि हम यहाँ से निकल सकें, क्योंकि गाड़ी की पूरी जैसे तड़ी हो चुकी थी। अगरचे मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि एक्सीडेंट तो इतना खौफनाक नहीं था, लेकिन गाड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, तो उसे देखकर लगता था कि जैसे बहुत खौफनाक एक्सीडेंट हुआ। ये वाक़या लिखते हुए मैं अभी भी इतना जज्बाती हो गया हूँ कि अभी भी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अल्लाह ने उस दिन हमारे ऊपर कैसी मेहरबानी की थी। अगर उस दिन वो पत्थर राह में रुकावट न बनता और वहाँ के वो लोकल लोग मैयत लेकर ना आते तो हम न जाने कितनी देर वहाँ पर बेहोश पड़े रहते, और हो सकता था कि कोई पहाड़ी जानवर हमें कोई नुकसान भी पहुँचा सकता था। मंजर अभी भी याद करके मुझे छुड़छुड़ी सी आ रही है। उस वाक़े के बाद मैं कभी चित्राल जाता हूँ तो दिन में ही सफ़र किया करता हूँ। अब दिन में खुद गाड़ी नहीं चला जाता, तो इस वजह से मैंने ड्राइवर रखा हुआ है। यहाँ सबसे गुजारिश करता हूँ कि कभी भी पहाड़ी इलाकों में रात के वक्त सफ़र न करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि कहीं वो हमारा आखिरी सफ़र ही ना बन जाए। जी दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ नसीहत ज़रूर हासिल हुई होगी। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं अपनी कहानी, ताकि उससे दूसरे लोग इस्तिफादा हासिल कर सकें, नसीहत हासिल कर सकें। जैसे कि आज हमें इस कहानी से नसीहत मिलती है कि रात के वक्त पहाड़ी इलाकों में सफ़र करना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि रात के वक्त रोशनी भी कम होती है। एक पहलू तो यह कि वो खाई में नहीं गिर सकते थे, और दूसरा पहलू उन मखलूक़ात का जो हमें नज़र नहीं आती पर हकीकत में वो मौजूद होती हैं, और वो किस तरह से हमारे साथ बर्ताव करती हैं इसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। तो इसीलिए अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। आयतुल कुर्सी और कुरानी आयात की तिलावत का विर्द जारी करें, ख़ास तौर पर सफ़र के दौरान, और ख़ास तौर पर ऐसे सफ़र के दौरान जो सुनसान इलाकों की तरफ होता है। हम मुंतज़िर रहेंगे आपकी तरफ से ऐसे ही मोहब्बत भरे पैगामात के, और ऐसी कहानियाँ जो खुदा न खास्ता आपके साथ पेश आएँ और कल को अल्लाह न करे किसी और के साथ पेश आए। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।